Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, चैप्टर नंबर 9 में ब्रायोफाइटा हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप एंथोसेरोप्सिडा जो कि आपके बोर्ड के क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन भी एक छुपा हुआ है। इसको इंशाल्लाह ताला हम डिटेल से भी स्टडी करेंगे। तो डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। Alright, the group that we are going to study today is Anthoceropsida. और इसका कॉमन नेम that is hornworts. Alright, सींगों वाले ब्रायोफाइट्स। लफ्जी तर्जुमा इसका ये बनता है। अब स्टूडेंट सबसे पहले नंबर पे तो हमारे ज़हन में यही सवाल आना चाहिए कि why the Anthoceropsids they are known as hornworts. Okay, तो उसके लिए याद रखिएगा the hornworts is due to the horn-like सींगों की तरह की appearance of sporophyte. Alright, जो sporophyte जनरेशन है उसकी चूंकि अपीयरेंस, उसकी जो शक्ल है वो हमें सींग की तरह लंबे से एक आउटग्रोथ की तरह बनी हुई नजर आती है, जिसकी वजह से हमने इसका नाम रख दिया है हॉर्नवर्ट्स। ऑलराइट, और इसका टेक्निकल नेम रहेगा एंथोसेरोप्सिडा। अब स्टूडेंट्स, एंथोसेरोप्सिडा का भी जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है दैट इज एंथोसेरस। ओके, सो वी कैन से एंथोसेरोप्सिडा आर नेम्ड आफ्टर द जीनस एंथोसेरस। अब ये जीनस तो हमारे सामने नजर आ रहा है हमें, लेकिन इसकी बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज मौजूद होंगी जो कि मुख्तलिफ एरियाज में पाए जाते हैं। अब ब्रायोफाइट्स हैं, ऑलराइट, तो किस किस्म के एरियाज में पाए जा सकते हैं? यहां पे स्टूडेंट्स याद रखिएगा मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस। ओके, लेकिन ये बात भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि एंथोसेरोप्सिडा इज अ बिट एडवांस्ड ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइट्स। जैसे हमने पिछले ग्रुप्स पढ़े हैं, जैसे कि आपने पढ़े थे लिवरवर्ट्स और फिर उसके बाद मॉसेस, उनकी तरह के ये ब्रायोफाइट्स के ग्रुप में तो शामिल हैं, लेकिन साथ ही साथ इनके अंदर कुछ नई चीजें ऐड अप हो गई हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। और वो नई चीजें क्या क्या हैं, इन्हीं की वजह से एंथोसेरोप्सिडा को हम कहते हैं कि ये थोड़ा सा बेहतर है, थोड़ा हाईली डेवलप हो गया है एज कंपेयर टू द प्रीवियस ग्रुप्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ऑलराइट, तो इन्हीं चीजों को आज के इस सेशन में हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट थिंग इज अबाउट द गेमेटोफाइट। जी स्टूडेंट्स, ब्रायोफाइट्स के अंदर जब भी हम गेमेटोफाइट्स की बात कर रहे होते हैं तो फौरी तौर पे हमारे ज़हन में ये चीज आती है कि गेमेटोफाइट इज द डोमिनेंट जनरेशन। ओके, यानी कि गेमीट प्रोड्यूसिंग जनरेशन जो है वो ज्यादा वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करती है, ज्यादा देर के लिए सर्वाइव करती है, और स्पोरोफाइट जनरेशन हमेशा डिपेंडेंट होती है ऑन दैट गेमेटोफाइट जनरेशन। लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है। गेमेटोफाइट जनरेशन इज वेजिटेटिवली रिच, यानी कि फोटोसिंथेटिक है, लेकिन इसके अंदर जो स्पोरोफाइट की डिपेंडेंसी है वो अब पहले की तरह या पिछले ग्रुप्स की तरह नजर नहीं आती। ओके, तो गेमेटोफाइट के मुतालिक हम क्या लिख सकते हैं? इट इज हाईली branched, or we can say lobed, all right, thallus, the plant body that cannot be differentiated into true roots, stem and leaves. Okay, और फिर इसके साथ ही साथ एक और टर्म मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं, दिस इज asymmetrical. ऑलराइट, इससे क्या मुराद है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम ये कह दें कि भाई इसकी बॉडी जो है, जो गेमेटोफाइट जनरेशन या जो गेमेटोफाइट बॉडी नजर आ रही है वो या तो मुकम्मल गोल हो, फिर भी हम कह दें, लेकिन ऐसा भी नहीं है, या फिर मुकम्मल एक सिलेंड्रिकल लंबा सा स्ट्रक्चर बना दे, ऐसा भी नहीं है। तो इस वजह से हम ये कह देते हैं दिस इज asymmetrical irregular. Okay, all right students, these are the common features about the gametophyte of Anthoceropsida. अब फिर इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव मेंबर हम डिस्कस कर रहे हैं मेनली दैट इज एंथोसेरस। ओके, और एंथोसेरस के मुतालिक जब हम बात करेंगे तो उसका गेमेटोफाइट भी हमें इसी तरह से नजर आएगा, लेकिन जो अहम चीज है विद अ स्लाइट एडवांसमेंट दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। ओके, और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स को हम क्या कह सकते हैं? गेमेटेंजिया। गेमेटेंजिया के लिए स्टूडेंट्स एक नई टर्म मैं यहां पे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, दैट इज संकन।
ऑलराइट, अब संकन का लफ्जी मतलब तो ये बनता है कि डूबे हुए स्ट्रक्चर्स। अब डूबे हुए स्ट्रक्चर्स यहां पे तो हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं कि ये पौधा नजर किस तरह से आता है और इसके ऊपर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मौजूद कहां पे हैं। तो पिछले ग्रुप्स में हमने ये देखा था कि ब्रांचेस की टिप्स के ऊपर जाके एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मौजूद होते थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, बल्कि क्या होगा कि जो सरफेस है थैलस की उसके अंदर धंसे हुए या खुबे हुए एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया नजर आ सकते हैं। फिर इसके साथ ही साथ जो याद रखने वाली बात है वो ये भी है कि मे बी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सेम थैलस के ऊपर मौजूद हों, और ये भी मुमकिन है कि अलहदा अलहदा गेमेटोफाइट थैलाई मौजूद हों जिनके ऊपर एंथ्रीडिया अलहदा पौधे के ऊपर और आर्चिगोनिया किसी अलहदा पौधे के ऊपर मौजूद हों। सो वी कैन राइट एंथ्रीडिया and Archigonia are partially sunken or embedded, धंसे हुए inside the gametophyte thallus. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस बात से हमें ये पता चल गया कि एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया टिप्स के ऊपर या सुपरफिशियल सरफेस के ऊपर मौजूद नहीं है, बल्कि आधे या पूरे उसके अंदर धंसे हुए नजर आएंगे। अब फिर इसके बाद जो अहम चीज इसकी थैलस की जो अपीयरेंस है, ओवरऑल जो गेमेटोफाइट थैलस की अपीयरेंस है उससे रिलेटेड याद रखिएगा, चूंकि ये हमारे यहाँ इर्द गिर्द पहाड़ी इलाकों में भी पाया जाता है एंथोसरस, और इसकी मुख्तलिफ स्पीशीज, स्पेशली ये हिमालयन रेंज जो है इसी के हवाले से इसकी एक स्पीशीज का नाम भी है। तो एंथोसरस यहाँ पे कॉमनली आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, इसकी जो अपर एपिडर्मिस वाली साइड है उसको, जिसको डॉर्सल साइड हम कहते हैं, अगर आप उसको देखेंगे तो हो सकता है वो वेलवेटी सॉफ्ट नजर आए, या ये भी पॉसिबल है कि वो बड़ी रफ सी और स्पाइनी, ऐसे हाथ लगाएं उसके ऊपर तो आपको कांटेदार फीलिंग आना शुरू हो जाए। ये इसकी अपर एपिडर्मिस या अपर डॉर्सल साइड की हम बात कर रहे हैं। और वेंट्रल साइड की यानी नीचे वाली साइड की जब हम बात करेंगे तो हमें पता चलता है कि इट इज जस्ट लाइक द अदर ब्रायोफाइट्स, और यहां पे क्या मौजूद है, देयर आर राइजोइड्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एज वेल एज द एंकरेज ऑफ द गेमेटोफाइट जनरेशन। ओके, वो पानी और नमकियात को जज़ब करके अपर पार्ट्स की तरफ भेजेंगे और साथ ही साथ पौधे को मजबूती से सॉइल के अंदर फंसा के और पकड़ की सलाहियत उसको फराहम करते चले जाएंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिस इज जनरली दैट यू कैन राइट अबाउट द गेमेटोफाइट। फिर उसके बाद अगली चीज अगर हम डिस्कस करें तो देयर इज द स्पोरोफाइट। ओके, और स्पोरोफाइट के अंदर पहले की निस्बत और ज्यादा एडवांस फीचर्स हमें नजर आते हैं, और ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहीं से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का भी आगाज होता है, और वो क्या है, व्हाट आर द एडवांस्ड फीचर्स ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन इन एंथोसरस। तो याद रखिएगा, मैं इनको पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको भी याद रखने में और लिखने में आसानी हो। So here we are going to write about the sporophyte. जी स्टूडेंट्स, स्पोरोफाइट द स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ऑलराइट, अब ये जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन है ये पैदा किससे हुई, गेमेटोफाइट जनरेशन से। गेमेटोफाइट जनरेशन के अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया मौजूद थे। एंथ्रीडिया ने एंथीरोजॉइड्स प्रोड्यूस किए, आर्चिगोनिया ने एग प्रोड्यूस किया, और फिर उसके बाद उनकी फर्टिलाइजेशन हो गई। यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट जो आपको याद रखनी है वो ये है, एंथीरोजॉइड्स आर मोटाइल and egg that is always non-motile and single. Okay, अब एंथीरोजॉइड्स ट्रेवल करके आएंगे, फर्टिलाइजेशन करेंगे, फिर उसके बाद जाइगोट बनेगा और एम्ब्रियो बनने के बाद स्पोरोफाइट जनरेशन का आगाज हो जाएगा। यहां पे हमारा पहला एडवांस फीचर जो है वो हमें मेंशन करना पड़ेगा, और वो क्या है, द स्पोरोफाइट इज नॉट कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट। ओके, sporophyte is not completely dependent on gametophyte for its nourishment
and protection. Alright students, अब इसमें याद रखने वाली चीज सिर्फ कंपैरिजन अगर आप करें कि the sporophytes that were present in liverworts and mosses, they were entirely dependent on the gametophyte generation for their nutrition. कि gametophyte के ऊपर चूंकि sporophyte ग्रो कर रहा था और sporophyte itself नॉन फोटोसिंथेटिक था, तो खुराक और नमकियात और पानी वगैरह उसको gametophyte फराहम कर रहा होता था. ओके, लेकिन यहां पे हमने ये बात तो मेंशन कर दी कि स्पोरोफाइट जो है वो मुकम्मल तौर पे अब गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि भाई क्यों इसके ऊपर अब ये डिपेंडेंट नहीं रहा. तो उसके लिए स्टूडेंट्स जो दो फीचर्स इसने डेवलप किए हैं ये हम यहां पे मेंशन करने लगे हैं. स्पोरोफाइट possess stomata and chloroplast in its epidermis. Alright, अब स्टूडेंट्स की दो स्ट्रक्चर्स के नाम मैंने यहां पे मेंशन किए हैं. सेकंड पॉइंट के अंदर हम ये मेंशन कर रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्टोमेटा और क्लोरोप्लास्ट मौजूद हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से अब स्पोरोफाइट जो है वो मुकम्मल तौर पे गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहा. स्टोमेटा क्या करते हैं? These are specialized structures that are guarded by the guard cells and they are responsible for the exchange of gases, especially absorption of carbon dioxide. Okay? तो इसका मतलब ये है कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करने जा रहे हैं. तो बिल्कुल उसी तरह जैसे प्रीवियस ग्रुप्स में ओपन स्पेसेस या एयर चैम्बर्स मौजूद थे जहां पे गैसेस का तबादला किया जाता था, अब यहां पे हमें उसकी निस्बत थोड़ा सा और एडवांस्ड फीचर नजर आ रहा है कि दे हैव डेवलप्ड स्टोमेटा. ओके, और स्टोमेटा क्या है? दीज आर द ओपनिंग्स दैट आर गार्डेड बाय गार्ड सेल्स. तो इसका मतलब ये हुआ कि हैं तो ये अभी भी ब्रायोफाइट्स, बट दे हैव डेवलप्ड अ फीचर दैट रिजेंबल विद द हायर प्लांट्स. ओके, हमारे इर्द गिर्द जो पौधे पाए जाते हैं उनके अंदर भी गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा मौजूद होते हैं. तो ये इनका कॉमन फीचर है बिटवीन एंथोसेरोप्सिड्स एंड द हायर प्लांट्स. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एक तो फीचर हमें नजर आ गया. फिर उसके बाद दूसरी चीज अगर आप गौर करें तो पिछले ग्रुप्स के अंदर फोटोसिंथेसिस स्पोरोफाइट के बस की बात नहीं थी बिकॉज देयर वाज नो क्लोरोप्लास्ट. लेकिन यहां पे क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट की डेवलपमेंट जो है वो अभी इस तरह से नहीं हुई कि जैसे हायर प्लांट्स के अंदर हो. यहां पे इससे रिलेटेड भी मैं एक बात लिख दूं कि द क्लोरोप्लास्ट्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्स. ओके, और एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर इनके अंदर मौजूद होता है दैट इज नोन एज पायरिनॉइड. ओके, ये इनका कॉमन फीचर है विद द ग्रीन एल्गा. ऑलराइट, और इसी से रिलेटेड एक और बात चले मैं ऐड करता चलूं यहां पे कि थैलस जो होती है, जो गेमेटोफाइट है इस एंथोसेरस प्लांट की, उसके अंदर कुछ जगहों पे ओपन स्पेस खाली जगह मौजूद है और उसके अंदर म्यूसिलेज मौजूद होती है, एक चिपचिपी सी सिक्रीटरी प्रोटीन, और उसके अंदर फर्दर साइनोबैक्टीरिया वगैरह मौजूद हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं. और ये चूंकि उनको शेल्टर प्लेस दे रहा है एंथोसेरस, तो बदले में वो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करके इसको प्रोवाइड करते हैं. ऑलराइट, तो हम ये भी कह सकते हैं एंथोसेरस इज आल्सो प्लेइंग अ वाइटल रोल इन द नाइट्रोजन साइकिल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये बात मैंने सिर्फ इसलिए ऐड की है कि इसका कोई ना कोई रिलेशनशिप एलजी के साथ जरूर है. जैसे हमने बिल्कुल आगाज में जनरल फीचर्स में ये बात कही थी कि ब्रायोफाइट्स माइट हैव इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गा, तो वो वाली बात हमें अभी भी यहां पे नजर आ रही है कि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप जरूर मौजूद है, जिसमें एक सिमिलैरिटी द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट और साथ ही साथ उसके जो ये पायरिनॉइड्स की प्रेजेंस है, ये इस बात की तरफ निशानदेही कर रही है कि यस, द ब्रायोफाइट्स माइट हैव बीन इवॉल्व फ्रॉम ग्रीन एल्गी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट फीचर की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि स्टोमेटा के बाद देयर इज अनदर डेवलपमेंट. चलें पहले क्यूटिकल का जिक्र करते हैं यहां पे. फॉर्मेशन ऑफ क्यूटिकल. ऑलराइट, और क्यूटिकल की मौजूदगी किस बात की जमानत है? इट ऑलवेज चेक्स द वाटर लॉस. ओके, ये पानी के इखराज को कंट्रोल करने के लिए एक वाटरप्रूफ लेयर मौजूद है
चूंकि ब्रायोफाइट्स वैसे ही वाटर डिपेंडेंट और वाटर लविंग है, तो इसका मतलब यह है कि अगर ड्राउट या डेजिकेट वगैरह वाली कंडीशन हो कि बिल्कुल खुश्क साली किसी कैफियत हो, तो वहां पे फिर ये ज्यादा देर गुजारा नहीं कर सकेंगे। ऑलराइट, तो क्यूटिकल की मौजूदगी क्या बताती है? इट चेक्स द वाटर लॉस, ऑलराइट, एंड प्रिवेंट the sporophyte from desiccation. Alright students, इसका मतलब क्या? स्पोरोफाइट इस लिहाज से भी इंडिपेंडेंट है कि अब इसको पानी के लिए गेमेटोफाइट का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। जितना पानी इसके अंदर मौजूद है उसको ये कंजर्व कर सकता है, उससे बचाव के लिए, उसके अखराज को या उससे जाया होने के अमल को रोकने के लिए इसके पास एक एक्सटर्नल लेयर मौजूद है, दैट इज नोन एज क्यूटिकल। ऑलराइट, फिर इसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम अगला फीचर देखें तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर्स, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऑलराइट, अब स्टूडेंट्स आपके याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बात बताने लगा हूं कि जनरली हम ये कहते हैं कि ब्रायोफाइट्स के अंदर जो स्पोरोफाइट जनरेशन होती है, इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ऑलराइट, लेकिन एंथोसेरस के अंदर या एंथोसेरोप्सिरा के मेंबर्स के अंदर हमें इस तरह का फीचर नजर नहीं आ रहा, बल्कि इसकी बजाय एक और एडिशनल चेंज नजर आ रही है, और वो क्या है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद है लेकिन सीटा की जगह पे। ऑलराइट, अब इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं मैं कि ये क्या कर रहा है। इससे पहले आप ये समझ लें कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता क्या है। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी प्लांट्स ने कोई ग्रोथ शो करनी होती है तो पौधों के मुख्तलिफ रीजन्स के ऊपर मखसूस किस्म के सेल्स होते हैं जो कि हमेशा ये पोटेंशियल या ये एबिलिटी अपने अंदर रखते हैं कि जब भी पौधा ग्रोथ शो करना चाहे तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स को मैसेज भिजवाते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से सेल्स तकसीम होते हैं और फिर उसकी वजह से नई शाखें, नए पत्ते और फल फूल पैदा होते रहते हैं। ऑलराइट, तो ब्रायोफाइट्स के अंदर एंथोसेरोप्सिरा इज द फर्स्ट ग्रुप इन विच मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट विद द स्पोरोफाइट। ओके, और कहां पे मौजूद है? जहां पे फुट यानी कि द लोएस्ट पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट, और उसके बाद कैप्सूल के दरमियान वाला पोर्शन जहां पे नॉर्मली सीटा होना चाहिए था, एट द जंक्शन ऑफ फुट एंड द कैप्सूल, ओके, और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज प्रेजेंट। ऑलराइट, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पहले डिफाइन करते हैं, फिर उसके बाद ये बताएंगे कि आपने इसको लिखना किस तरह से। द वेजिटेटिव टिश्यू that retain the ability to divide and is responsible for growth of plant parts. Alright students, इसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेम्स उन रीजन्स को कहा जाता है जहां पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मौजूद होंगे। ऑलराइट, और फिर यहां पे इनकी क्या एबिलिटी है और क्या पोजीशन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टेटमेंट भी है, तो इसको हम लिख लेते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू is present at the junction of foot and capsule, और कैप्सूल खुद क्या है? स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। ऑलराइट,
अब ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, इसको हम मेरिस्टेमेटिक बैंड भी कह सकते हैं। ओके, ये जो मेरिस्टेमेटिक बैंड है स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने बताया, ये मौजूद कहां पे है? एट द जंक्शन ऑफ द फुट एंड द कैप्सूल और द स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन। ओके, लेकिन ये करेगा क्या? इवन के अगर गेमेटोफाइट की डेथ भी हो जाती है तो इसका काम यह है कि सेल्स को डिवाइड करते रहना, क्योंकि अब इसको खुराक के लिए गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ रहा, बल्कि खुराक तो इसको ऊपर से कैप्सूल से या स्पोरोफाइट की एपिडर्मिस से बनती हुई मिल रही है, जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है। ऑलराइट, तो इसके लिए हम एक और स्टेटमेंट यहां पे मेंशन करते हैं। The meristematic cells keep on adding new cells towards the spore producing region of the sporophyte. Alright, स्पोरोफाइट का वो हिस्सा जो सीटा से ऊपर की जानिब को होना चाहिए था, उस जानिब यानी ऊपर की तरफ को नए सेल्स में इजाफा होता चला जाएगा, और इसकी वजह से ये होगा कि इवन अगर गेमेटोफाइट जो है उसकी डेथ भी हो गई है, तो जो स्पोरोफाइट है उसकी लेंथ में और उसके साइज में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसके साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा, ये बात मैं यहां पे लिख भी देता हूं कि गेमेटोफाइट अगर नहीं भी है तो फिर भी ग्रोथ चलती रहेगी। The growth will continue even after the death of gametophyte. Alright स्टूडेंट्स, तो ये कुछ जनरल फीचर्स हैं जिनको हम एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं एंथोसेरा ऑप्सिरा के। याद रखिएगा कि एंथोसेरस पाकिस्तान के हिली एरियाज में आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन मॉइस्ट कूल शेडी प्लेसेस के ऊपर। ऑलराइट, और पहचान इसकी क्या होगी कि इसके गेमेटोफाइट के ऊपर आपको आउटग्रोथ्स, सींगों की तरह की आउटग्रोथ्स नजर आएंगी, जो कि असल में क्या है? इसका स्पोरोफाइट। और इसके स्पोरोफाइट की जो हाइट है वो पिछले ग्रुप्स के स्पोरोफाइट्स की निस्बत ज्यादा होती है, तो इस वजह से आप इसको आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहीं पे आज के इस सेशन को खत्म कर रहे हैं, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात।